नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। ज्वेलर्स की दुकान पर लाखों के टप्पेबाजी हुई है और वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और वहीं आपको बता दें कि एरवा कटरा बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की पल्सर मोटरसाइकिल से आया और छवि वर्मा ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचा, जहां दुकानदार आभूषण दिखा रहा था। तभी वहां से आभूषण लेकर व्यक्ति रफू चक्कर हो गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और एरवा कटरा पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल तुरंत वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया, लेकिन व्यक्ति अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। जहां दुकानदार ने लगभग आभूषण की कीमत 1,80,000 बताई है और वहीं थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल का व्यक्ति की हुलिया के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही और मामला बहुत जल्द ही खुलासा भी किया जाएगा। और वहीं खबर अब यूपी के औरैया जिले से है, जहां एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 की शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो वहीं औरैया जिले की तहसील विधुना के कस्बे कुदरकोट में राजस्व टीम सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए लोगों के बीच नापजोक कर रही थी। और वहीं आपको बताते चले कि कस्बे के मैन चौराहे पर आयुर्वेदिक अस्पताल है और वहां पर खास बात यह है कि कस्बे के विधुना और रूरूरगंज मार्ग दोनों को जोड़ने वाले इस अस्पताल की सरकारी भूमि पर लोग सालों से दुकानें से आदि से कब्जा जमाए हुए और उसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन में राजस्व टीम नापजोक के लिए पहुंची तो कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। वहीं राजस्व टीम ने 2 दिन के अंदर सरकारी भूमि को खाली करने की चेतावनी दी है और गौरतलब है कि कस्बा कुदरकोट के अलावा विधुना, एरवा कटरा सहित कई कस्बों में बेशकीमती सरकारी भूमि पर भूमाफिया बड़े पैमाने पर कब्जा जमाए हुए हैं। आज ये नाप तोल किस चीज की हो रही है? ये अस्पताल की सरकारी है, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक अस्पताल की। हाँ इसी विषय में ये दुकानें अब खाली कराई जा रही है दुकानें। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। गलत तरीके से बनाए हैं। जी जी जी। ये जमीन अस्पताल की है। अरे ये खाली करा ले, इनको सुविधा के लिए ये है कि इनका सामान नहीं बर्बाद होगा, नहीं तो फिर सरकारी तौर से तो गिरा ही देंगे हम लोग। जी जी बिल्कुल सही बात। आपको दे रहे हैं कि सुबह तक हटा लो अपना सामान। अच्छा तो वहीं बरेली के थाना किला पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और वहीं आपको बता दें कि चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात और तमंचे सहित पकड़े गए हैं और ये लोग 3 व्हीलर या बस में बैठा करते थे और ब्लेड कैंची से यात्रियों की जेब काट कर नकदी चुरा लिया करते थे और वहीं रास्ते में उतर जाते थे और ये शातिर चोर काफी समय से सक्रिय थे और कई जिलों में घटनाओं को अंजाम भी दे चुके थे और इन पर कई जिलों में मुकदमे भी दर्ज है, लेकिन पुलिस ने इनको रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिए और इनमें दिलशाद, सद्दाम, लियाकत अली अहमद, फुर्सत अली, साजिद शामिल हैं। वहीं इन चोरों के पास से एक 12 बोर तमंचा, कारतूस सहित सोने चांदी के आभूषण और ब्लेड भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 24/3/2022 को थाना किला की कोर्ट चौकी सराय के पास में जो दूल्हे का मजार है वहाँ पे चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक महिला आई और पुलिस को बताई कि मैं जिस मैजिक से आ रही थी उस मैजिक में कुछ लोग जो हमारे बैग से पर्स निकाल लीजिए। उस सूचना पर तत्काल मौके पर गई और महिला के द्वारा जो 2 व्यक्ति थे उन पर शक जाहिर किया गया। उस दोनों व्यक्ति को पुलिस अपनी हिरासत में ली और हिरासत में लेने के बाद में जब उससे पूछताछ की गई और उसकी जब चेकिंग की गई, तलाशी ली गई, तो उस व्यक्ति के पास से जो महिला के जो सामान थे पर्स में वो बरामद हुआ, जिसमें से चेन थे, कुंडल थे, अंगूठी थी और 310। और वहीं बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मीरपुर चिलवा में सोमवार रात तालाब पाट रहे दबंगों ने हमले में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही। सोमवार देर रात लल्लू और ब्रिज कुमार जेसीबी लगाकर आबादी में बने तालाब को पाटने लगे और इसी तालाब में गांव के कई घरों का पानी जाता है और तालाब के पटाई का विरोध करने पहुंचे ज्ञानचंद को दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया और गंभीर हालत में ज्ञानचंद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
कैसरगंज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया और 4 दिनों तक ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान घायल की अब मौत हो गई है और मौत की सूचना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने कैसरगंज पुलिस पर मिली भगत का भी आरोप लगाया है। यह पुराना तालाब था आबादी में जी और इसी को लेकर के जी। काफी दिन से विवाद चल रहा था जी और हमारे पापा इसको मना कर रहे हैं कि इसको ना पाटिए, तो वो धमकी दे रहे थे काफी दिनों से। जी फिर धमकी देते देते वो परसों जब यहाँ सोमवार को 21 तारीख को चलने लगी जैसे भी, वो आए मना करने के लिए, वो लोग मारे पीटे और यहीं पे उनको लल्लू उर्फ ब्रिज कुमार और उनके 4 लड़के सब मिला करके उनको। और वहीं लखीमपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। लखीमपुर खीरी से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र पलिया पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि गुलाब के फूलों से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और बलिया सांसद ही कार्यालय पर लगाया गया जनता दरबार और वहीं आम जनमानस की समस्याएं सुनी गई और समस्या से संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्या का निस्तारण करने के आदेश दिए गए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र बलिया पहुंचे और वहां पर उन्होंने आम लोगों की जनमानस की समस्या सुनी और उसको निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं। और वहीं आपको बता दें कि लगातार उन्होंने जनमानस और जनता की परेशानी सुनी, जिसके बाद उन्होंने आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र पलिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता से उनकी परेशानी सुनी और उसके बाद लोगों को और अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी दिए। और वहीं आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने फूलों से उनका स्वागत भी किया और बलिया सांसद ही कार्यालय पर ये जनता दरबार लगाया गया, जहां पर अजय मिश्र ने लोगों की समस्या सुनी, जिसके बाद अजय मिश्र ने अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के लिए आदेश भी दिया है। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र और वहीं एक मासूम बच्ची का शव गांव के ही पास गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला था और बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और इस हत्या को लेकर पुलिस ने बच्ची के शव का पंचनामा भरकर छानबीन शुरू कर दी थी और पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए गांव के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया और वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी ने किसी तांत्रिक के कहने पर मासूम की हत्या की थी और बिजनौर के थाना नहटौर क्षेत्र के गांव अकबरपुर में 22 तारीख को सुबह 11 बजे एक गन्ने के खेत से एक मासूम बच्ची अनामिका का शव मिला था और शव मिलने पर इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गहनता से जांच पड़ताल की तो पता चला कि बच्ची की गला घोंट कर हत्या की गई है, जिसके बाद अब पुलिस ने इस हत्या का खुलासा कर दिया है और वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 22 तारीख को एक 4 वर्षीय बालिका अकबरपुर देवमन थाना नहटौर की अपने गांव से थोड़ा ही बाहर स्कूल के पास से खेलते समय गायब हो गई थी। सर्च अभियान जारी किया गया। क्षेत्राधिकारी एसपी पूर्वी के नेतृत्व में बालिका नहीं मिली। दूसरे दिन 23 तारीख को लगभग 9 बजे के आसपास बालिका बरामद हुई, एक कपड़े में लिपटी हुई हालत में। पुलिस ने गहनता से छानबीन किया, कई टीवी लगाई गई एसपी पूर्वी के नेतृत्व में। ये मालूम हुआ कि यह कपड़ा कई लोगों ने पहचाना कि अर्जुन के घर का है। फिर अर्जुन को शक्ति से पूछताछ किया गया तो एक ज्ञात हुआ कि उसको 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, शादी हो चुकी थी। तो कुछ लोगों की सलाह पर उसने एक जघन्य कृत्य किया। और वहीं अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर शिकारपुर क्षेत्र अधिकारी कार्यालय के सामने एक पीड़ित ने उप जिलाधिकारी सहित राज्य टीम पर अन्य कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा बिना किसी नोटिस के उनके कब्जे वाली भूमि पर पोखर का नंबर बताकर तोड़फोड़ कर पोखर खुदवा दी गई है और वहीं पीड़ित की 4 दीवारी को भी गिरा दिया गया। और वहीं पीड़ित अमित सैनी और दौलत सैनी ने तहसील के आला अधिकारियों से परेशान होकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वहीं पीड़ित की अपील पर न्यायालय द्वारा अमीन कमीशन जांच के लिए भी भेजा गया और मौके पर पहुंचकर अमीन कमीशन मामले की जांच में जुटा हुआ है।
सिविल कोर्ट के अमीन साहब के द्वारा यहाँ पे बुलाया गया है। ये 1929 नंबर का काश्तकारों अमित सैन या दौलत राम जी का बेनामे से खरीदी हुई ज़मीन थी। इन्होंने बाउंड्री की, लेकिन प्रशासन और रेवेन्यू टीम के द्वारा ज़बरदस्ती नक्शे और अभिलेखों के विपरीत यहाँ पे पोखर खोद दी गई है, जबकि 1983 नंबर जो पोखर का है उसमें रास्ता चल रहा है। ये हमारे उसका मामला, पोखर का मामला था इधर, और उन्होंने हमारे खेत में पोखर कर दिया। यहाँ पर किसने की? एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार कानूनी साहब थे और लेखपाल साहब। ये रकबा हमारे 11:15 बैठता पूरा खतौनी में इतना है? जी जी। और अब कितना है मौके पे? मौके पे तो अब नाप पूरी साहब ये दिन बैठेगा। आज कौन नाप कर रहे हैं आपके? अब ये नाप कर रहे हैं, अमीन साहब आए हैं इधर कोर्ट से। आज कोर्ट की तरफ से नाप तोल? जी जी, कोर्ट की तरफ से नाप तोल हो रही है। ये हमारे फतेहपुर पत्रकार संघ के अध्यक्ष अजय भदौड़िया की अध्यक्षता में बिंदकी नगर में बने एक गेस्ट हाउस में गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 3 तहसीलों के पत्रकारों ने भाग लेते हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए किया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में फतेहपुर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे और विशिष्ट अतिथि के रूप में फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह आमंत्रित किए गए थे। और वहीं कतिपय कारणों के चलते जिलाधिकारी के ना पहुंचने पर विशिष्ट अतिथि राजेश कुमार सिंह ने पहुंचकर गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए अपने भाषण में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी लेखनी में वो ताकत है कि आप समाज में सद्भाव और शांति कायम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सामाजिक संगठन में सद्भाव और शांति का माहौल बिगड़ा हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि उसे सुधारना है और आपको अपनी लेखनी से निष्पक्ष भाव की पत्रकारिता करनी होगी। और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फतेहपुर के पत्रकारों से हमें जो स्नेह और प्यार मिला उसके हम आभारी हैं। और वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ होने के बाद बुजुर्ग पत्रकारों ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए पत्रकार जगत के पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान भी किया। और इसके बाद बिंदकी के उप जिलाधिकारी अवधेश कुमार निगम अपनी रची रचनाओं के माध्यम से इस गोष्ठी में समा बांध दिया। और साथ ही एक बेटी ने भी अपनी रचना से पत्रकारों को भाव विभोर कर दिया। और वह विशिष्ट अतिथि को पहुंचने पर चांदी का मुकुट पहनाया कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया था। मुझे पत्रकार बंधुओं की तरफ से स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पुण्यतिथि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं इन लोगों का आभार व्यक्त किया हूँ और हमेशा मैं कहता रहा हूँ, आज भी मैंने कहा है कि पत्रकारिता एक बड़ी तपस्या की चीज़ है और इसमें बिल्कुल निष्पक्ष और त्याग की भावना से आप पत्रकारिता करिए। निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों को छुएंगे। निष्पक्षता रहनी चाहिए, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखें। क्योंकि कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिसको हमारा दायित्व होता है कि हम उसे न करें, न प्रकट करें, जिससे कोई बड़ी बात हो जाए। तो मैंने सबको यही कहा है कि एक जागरूक भारतीय नागरिक का साथ साथ कर्तव्य निभाएं पत्रकारिता के साथ ही। फतेहपुर के बिंदकी थाना क्षेत्र के तेंदुली गांव में कुएं के अंदर एक महिला का शव मिलने से गांव में हड़कंप मचा हुआ। और वहीं सूत्रों की जानकारी और ग्रामीणों के अनुसार बताया गया कि तेंदुली गांव के रामराज और अरुणा देवी 2 दिन से अपने गांव से लापता थे और ग्रामीणों ने आशंका जताते हुए खोजबीन लगातार करने लगे। और ग्रामीणों का कहना है कि शक के अनुसार गांव के किनारे बने कुएं में जाकर देखा तो महिला मृत हालत में मिली और अधेड़ युवक जीवित था, जिस पर ग्रामीणों ने तत्काल बिंदकी कोतवाली पुलिस को सूचना दी। और वहीं ग्रामीणों ने रस्सी से मृत महिला का शव निकाला और अधेड़ युवक जो जीवित था उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। और मौके पर पहुंची बिंदकी कोतवाली रविंद्र श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ पहुंचे और मृत महिला का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं जीवित अधेड़ की हालत गंभीर होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा गया। और गांव में तरह तरह की बातें ग्रामीणों में चर्चा का विषय बनी हुई है और आखिर ये हत्या है या फिर कोई कारण, इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। हालांकि बिंदकी कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। और वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि घटना का खुलासा जल्द ही किया जाएगा, क्योंकि जीवित अधेड़ युवक का इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया और हालत में सुधार होने के बाद ही पता चलेगा कि कारण क्या था।
वहीं शुक्रवार की सुबह मथुरा की कर्मयोगी कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद मकान से महिला और पुरुष का जला हुआ शव बरामद हुआ। और घटना की जानकारी तब हुई जब पड़ोसियों द्वारा एक बंद मकान से धुआं होता हुआ देख गया और आनन फानन में पड़ोसियों द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। और सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही बंद मकान खोलकर देखा तो उसमें एक चारपाई पर 2 जलते हुए शव पड़े दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर घटना की जांच शुरू कर दी। और वहीं बताया जा रहा है कि राजस्थान के तारफा गांव का रहने वाला पवन कुंतल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने भाई की पत्नी के साथ मकान में पिछले 3 महीनों से किराए पर रह रहा था। और घटना के पहले से ही अचानक से पवन गायब हो गया था और कई दिनों से मकान बंद पड़ा हुआ था और अभी तक जले हुए शव की कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 मर्डर मिले हैं सर, हम मकान में बंद 2 मकान में। इसमें किराएदार रहता था पवन तालफरे का। मकान स्वामी कौन है ये? देवेंद्र फौजी। ये घटना कब की बताई जा रही है? 2-3 दिन से बदबू आ रही साहब यहाँ। इस मकान में 2-3 दिन से बदबू आ रही थी। तो आज सुबह यहाँ धुआं निकल तो दिखो, पड़ोसी ने पीछे थे। जब वो आए कि हम आग लग रही है, जब हमें देखो तो हमें फिर पुलिस बोला। और वहीं उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हो गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और धामी के साथ अन्य 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। पर इस नई कैबिनेट में शामिल हुए सदस्यों के बारे में समझेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड में बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करने में सफल रही, तो वहीं काफी मंथन किए जाने के बाद आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगी है और एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया और एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां पुष्कर सिंह धामी समेत 8 मंत्रियों ने पद की शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि नई कैबिनेट में धामी ने 5 पुराने चेहरों को बरकरार रखा है, तो 3 नए चेहरे भी शामिल किए हैं। नए मंत्रियों में 4 ने चुनावी हलफनामे में खुद को किसान बताया है, तो वहीं मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्रियों ने राजनीति को ही अपना पेशा बताया है। और उत्तराखंड कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा जो पेशे से वकील हैं, वहीं 3 मंत्रियों ने खुद को बिजनेसमैन बताया है। खास बात यह है कि 2 मंत्रियों ने खुद को किसान और बिजनेसमैन दोनों बताया है। अब आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। 2001 में जब भगत सिंह कोश्यारी 122 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, तब धामी उनके विशेष कार्याधिकारी यानी OCD थे। इसके बाद 2002 से 2008 तक धामी उत्तराखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 2012 में पहली बार, फिर 2017 में दूसरी बार धामी विधायक चुने गए। साथ ही जुलाई 2021 में धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब उनकी उम्र 45 साल थी, जिसके आधार पर धामी के नाम उत्तराखंड का सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अब बढ़ते हैं धामी की कैबिनेट की ओर। तो उत्तराखंड कैबिनेट में पहला नाम आता है सतपाल महाराज का, जो कि चौबट्टा खाल से विधानसभा चुनाव जीते हैं और उन्होंने कांग्रेस के केसर सिंह को 11,430 वोटों से हराया है। गौरतलब है कि सतपाल महाराज धामी कैबिनेट के सबसे अमीर मंत्री हैं। महाराज के पास कुल 87.34 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो वहीं 70 साल के महाराज कैबिनेट के सबसे बुजुर्ग मंत्री भी हैं। कैबिनेट के दूसरे मंत्री का नाम है प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि ऋषिकेश से जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के जयंत रमोला को 19,057 वोटों से हराया है, तो वहीं अग्रवाल पिछली विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तराखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। इस कड़ी में अगला नाम है गणेश जोशी का, जिन्होंने मसूरी सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस की गोदावरी थापली को 15,325 वोट से हराया। साथ ही आपको बता दें, जोशी धामी कैबिनेट के सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है। साथ ही पिछली धामी सरकार में भी शामिल थे और जोशी के पास सैनिक कल्याण, खाद्य और ग्रामीण उद्योग MSME जैसे मंत्रालय थे। अब बारी आती है धन सिंह रावत की, जिन्होंने श्रीनगर सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मात देकर जीत हासिल की। हालांकि ये जीत काफी कम मार्जिन की रही, उन्होंने महज 587 वोट से जीत दर्ज की। पर गौरतलब है कि धन सिंह रावत धामी कैबिनेट के सबसे पढ़े लिखे मंत्री हैं और उन्होंने PhD की है।
रेखा आर्या इस कैबिनेट की अगली मंत्री हैं, जिन्होंने पद की गोपनीयता की शपथ ली और उत्तराखंड कैबिनेट में अपनी जगह बनाई। आपको बता दें कि रेखा आर्या सोमेश्वर सीट से 5,993 वोट से जीती थी और आर्या पिछली सरकार में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। रेखा आर्या दूसरी बार मंत्री बनी है। उन्हें मंत्री बनाकर एक साथ युवा, महिला और अनुसूचित जाति का समीकरण साधा गया है। इसी कड़ी में अगला नाम है सुबोध उनियाल का, जो नरेंद्र नगर सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के ओम गोपाल को 1,798 वोट से हराया है। साथ ही आपको बता दें कि पिछली सरकार में उनियाल के पास कृषि मंत्रालय था। तो वहीं चंदन रामदास बागेश्वर सीट से लगातार चौथी बार विधायक बने हैं। बीते 4 दशक से राजनीति में सक्रिय चंदन रामदास धामी सरकार का नया चेहरा है। साथ ही करोड़पति होते हुए भी चंदन रामदास धामी कैबिनेट के सबसे गरीब मंत्री हैं। उत्तराखंड कैबिनेट के अगले मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, जिन्होंने सितारगंज विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के नवजोत पाल सिंह को 10,938 वोट से हराया है। सौरभ को ये राजनीति विरासत में मिली है और सितारगंज विधानसभा सीट पर पिता की राजनीतिक विरासत को सौरभ ने लगातार 2 चुनाव जीत कर संभाला। आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा के दादा हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश और पिता विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सौरभ की बुआ यानी हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी डॉक्टर रीता बहुगुणा भी उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा चेहरा है। रीता जोशी यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष रही, इसके बाद योगी सरकार में मंत्री भी रही और अब वह प्रयागराज से सांसद भी हैं। और इस नई कैबिनेट के सामने अब पीएम मोदी के विजन को सार्थक करने की बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं इस बार उत्तराखंड में नए समीकरण साधने की कोशिश साफ देखी गई है। साथ ही मंत्री सतपाल, धन सिंह, सुबोध, गणेश और रेखा को दोबारा मंत्री बनने का अवसर मिला है, जबकि सबसे वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल और अरविंद पांडे की वापसी नहीं हो सकी। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया। 3 ब्राह्मण, 3 ठाकुर, 1 वैश्य, 2 SC वर्ग से कैबिनेट में 3 ब्राह्मण को जगह मिली तो सीएम समेत 3 ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया, 1 वैश्य, जबकि 2 चेहरे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। ये नया समीकरण अब उत्तराखंड को किस नए आयाम पर ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।